नमस्कार बच्चों, जय माता दी। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का अध्याय 8, जिसका टाइटल है दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के जो बीच का समय था, वहाँ पर बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन विश्व में हुए। उसी समय रूस में जारशाही की समाप्ति भी हुई। जो उन लोगों ने किसानों को भूमि मजदूर बनाकर रखा हुआ था, वो उस प्रथा के कारण और विदेशियों के रूस के व्यापार के ऊपर कब्जे के कारण जो अर्थशास्त्र यानी कि सर्फ थे, उनके द्वारा सोवियतों का निर्माण किया गया। और इन सोवियतों के द्वारा जो है रूस की डूमा के ऊपर अधिकार जमा कर और वहाँ की जनता को जो है जारशाही से मुक्ति दिलाई गई। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, 1905 की घटनाएं, युद्ध और सन 1917 की क्रांतियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार किस प्रकार डूमा ने जार को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसको हम लोगों ने जाना। अब हम पढ़ेंगे लेनिन और अक्टूबर क्रांति। इस बीच यह स्पष्ट हो रहा था कि अस्थायी सरकार युद्ध जारी रखना चाहती है और वह जमीन के वितरण को लेकर गंभीर नहीं है। तो जो अस्थायी सरकार थे, उसमें जो है सोवियतों के द्वारा ऐसे लोगों को चुना गया था जो मध्यम वर्ग के थे, किंतु ये लोग भी धीरे से अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य करने लगे और युद्ध के कारण परेशान जनता को फिर से युद्ध की ज्वाला में कार्य करने लगे। ना ही वह काला बाजारी पर रोक लगा पाई और ना ही सबको रोटी उपलब्ध करा पा रही थी। विभिन्न बहाने बनाकर वह संविधान सभा का गठन भी नहीं कर रही थी। इस बीच साम्यवादी व्लादिमीर लेनिन ने नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी ने मजदूरों व सैनिकों के बीच अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रचार किया। तो जब क्या कहते हैं, ये अस्थायी सरकार भी अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने लगी, तो लेनिन नामक एक व्यक्ति सामने आए जो कि साम्यवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और पार्टी का नाम था बोल्शेविक। इन्होंने मजदूर और सैनिकों के बीच अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रचार करना शुरू कर दिया और उसका विद्रोह करने के लिए उकसाने लगे। लेनिन का यह मानना था कि मध्यम वर्ग रूस में कमज़ोर होने के कारण लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाएगा और न ही वह किसानों को ज़मीन दिलाएगा। इसीलिए सोवियत, जिनके पास वास्तविक शक्ति थी, को सत्ता को हथिया लेना चाहिए और इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी को करना चाहिए। शुरू में मजदूर व सैनिक उनके पक्ष में नहीं थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और अस्थायी सरकार की कमजोरियां उजागर हुईं तथा युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, तो वे बोल्शेविक के विचारों को अपनाने लगे। हमने पहले देखा था कि किस प्रकार रूस के किसान, मजदूर और सैनिक आपस में जुड़े हुए थे और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सचेत थे। इस कारण उनके बीच एक साझा समझ बनाना और उनके लिए लड़ना स्वाभाविक था। अक्टूबर 1917 7 यानी कि वर्तमान कैलेंडर के 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में पेट्रोग्राड सोवियत ने अस्थायी सरकार को हटाकर क्रांतिकारी संघ सरकार का गठन कर लिया। अगले दिन पूरे रूस के सोवियतों की सभा में लेनिन ने नई सरकार की घोषणा की और दो महत्वपूर्ण ऐलान किए। पहला, शांति संबोधित ऐलान, जिसमें युद्ध विराम और लोकतांत्रिक शांति की अपील की गई। दूसरा, जमीन संबंधित ऐलान, जिसमें भूस्वामियों की जमीन का राष्ट्रीयकरण कर किसानों को जमीन वितरण का निर्णय दिया था। हर गांव और गरीब किसानों की समितियों को वहां के भूस्वामियों की जमीन को आपस में बांटने का अधिकार दिया गया। दूसरी ओर कारखानों में मजदूरों की समितियों को कारखानों के संचालन में भागीदारी दी गई। मतलब हर चीज़ में क्या हो गया, जनता का स्वयं का प्रत्येक व्यक्ति का शेयर हो गया। इसीलिए जो है आज जो रूस है उसको
सोवियत संघ कहा जाता है, वहाँ समाजवादी सरकार है, मतलब समाज का हर चीज़ पर स्वयं का अधिकार है। चंद ही दिनों में हर जगह पुरानी प्रशासन व्यवस्था, नौकर साहब, पुलिस की जगह सोवियतों ने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। सोवियत शासन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सभी शहरवासियों के खाने के लिए रोटी और रहने के लिए आवास मिले। इसके साथ ही रूस ने ऐलान किया कि जारशाही के तहत जो भी राष्ट्र रूसी साम्राज्य द्वारा दबाए गए थे वे अब स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं कि वे रूस के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं। फिनलैंड, लटविया, इस्टोनिया, यूक्रेन जैसे देश इस प्रकार स्वतंत्र हुए। मतलब उन्होंने क्या किया कि अपने देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली तथा रूस के द्वारा जो राष्ट्र जीते गए थे उनको स्वतंत्र होने की इजाज़त दे दी। तो उसमें फिनलैंड, लटविया, एस्टोनिया और यूक्रेन ऐसे बहुत सारे देशों ने जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। जहाँ तक विश्व युद्ध को समाप्त करने की बात है, रूस की अपील के बावजूद कोई देश शांति समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में रूस ने जर्मनी से मार्च 1918 में एक समझौता करके युद्ध समाप्त किया, लेकिन इस शांति के द्वारा रूस को बहुत अधिक जमीन जर्मनी को देनी पड़ी। तो प्रथम विश्व युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था और रूस क्या चाहता था, जो वहाँ की नई साम्यवादी सरकार थी, सोवियत की सरकार थी, उसने जो है किसी भी तरीके से युद्ध को समाप्त ही करना है ऐसा निर्णय ले लिया। तो उन्होंने रूस से जो है समझौता कर लिया, मतलब ब्रिटेन से जर्मनी के साथ में यह समझौता कर लिया कि अब हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। और जर्मन ने जो है उनसे ज़मीन बहुत सारी मात्रा में लेकर और उसको जो है रूस के साथ युद्ध बंद कर दिया। रूसी क्रांति 3 प्रमुख मांगों को लेकर शुरू हुई थी। क्या आपको लगता है कि सन 1918 तक ये पूरी हो पाई? अगर हाँ तो किस हद तक? सबसे पहली मांग क्या थी कि जो उनका अघोषित दासत्व था किसानों का, वो किसी प्रकार से समाप्त हो जाए, जार का अत्याचार समाप्त हो। दूसरा, जो ज़मीनें थी उसमें किसानों को अधिकार मिले। और तीसरा, जो शासन के द्वारा नौकरी विदेशियों को वहाँ पर रोजगार के ऊपर अधिपत्य जमाया हुआ था विदेशियों ने, वह समाप्त हो। तो ये 3 मांगें थी और सोवियतों का शासन आने के बाद में ये जो है किसी हद तक समाप्त हो गई। सन 1918 से 1922 के बीच रूस के पुराने भूस्वामियों और सेनापतियों ने नई सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध छेड़ा और उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों का समर्थन भी मिला। इन देशों की सरकारें यूरोप में साम्यवादी विचारों के फैलने से घबराई नहीं थी, लेकिन 1922 तक रूस की सरकार इन्हें हरा पाई। इसी बीच पुराने साम्राज्य के कई हिस्से जो स्वतंत्र हुए थे अब रूस के साथ हो लिए और यूएसएसआर जो यूरोप के देशों की सरकारें थी वो रूस की साम्यवादी विचारों से घबरा गई, लेकिन सन 1922 तक रूस की सरकार इन्हें हरा पाई। इसी बीच पुराने साम्राज्य के कई हिस्से जो स्वतंत्र हुए थे अब रूस के साथ हो लिए और यूएसएसआर सोवियत समाजवादी देशों का संघ की स्थापना हुई। स्टालिन 1924 में लेनिन की मृत्यु के पश्चात जोसेफ स्टालिन ने नेतृत्व संभाला और कुछ ही वर्षों में वह साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का सर्वशक्तिमान नेता बना। नेतृत्व संभालते ही उसकी नीतियों का विरोध करने वाले कई नेताओं को भी मार डाला। स्टालिन 1953 में अपनी मृत्यु तक सोवियत साम्यवादी पार्टी और सोवियत संघ का तानाशाह बना रहा। औद्योगिकीकरण क्रांति के बाद रूस में सारे बैंकों, कारखानों व खदानों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया और निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई। मतलब रूस के अंदर अब किसी व्यक्ति का लिए कोई भी वस्तु जो है निजी संपत्ति नहीं थी, सब चीज़ किसका था? राष्ट्र का था। और राष्ट्र का होने के साथ साथ हर वस्तु जनता के लिए भी थी। अब उनका संचालन राज्य के द्वारा किया जाने लगा। 1924 के बाद सोवियत रूस के सामने आर्थिक विकास
और औद्योगिकीकरण की चुनौती थी। युद्ध, क्रांति और गृह युद्ध से ध्वस्त आर्थिक व्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना था। 1928 से सोवियत रूस में नियोजित विकास की शुरुआत हुई, जिसमें औद्योगिकीकरण की विशेष पर जोर था। नियोजित विकास की शुरुआत कब हुई रूस में? 1928 से, लेकिन इसके लिए धन और तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव था। ऐसे में पहले विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए गए और उनकी मदद से उद्योग निर्माण किए जाने लगे। जहाँ तक धन और पूंजी का सवाल था, वह किसी विदेशी स्रोत से उपलब्ध नहीं था और रूस को अपने स्रोतों की व्यवस्था करनी पड़ी। इसके लिए जितनी भी बचत उपलब्ध थी उसे उद्योगों में झोंका गया। मजदूरों का वेतन कम रखा गया और किसानों पर कर लगाकर अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था की गई। यह माना गया कि उद्योगों के विकास के बाद में मजदूर व किसानों को फायदा मिलेगा। 1928 के बाद रूस में औद्योगिकीकरण तेज हुआ और इसमें भारी उद्योग, लोहा इस्पात, बिजली, मशीन उत्पादन आदि पर विशेष जोर था। 1940 तक सोवियत संघ एक ताकतवर औद्योगिक देश बन गया। तो इस प्रकार से जो रूस था वो स्वयं के बलबूते पर जो है खड़ा हो गया। कृषि का समूहीकरण 1917 के बाद भूस्वामियों की जमीन किसानों के बीच वितरित होने से अधिकांश कृषक मध्यम दर्जे के किसान बन गए और कुछ बड़े किसान भी थे, लेकिन खेती के तरीके अभी भी पारंपरिक थे और उत्पादन कम था। इस बात को देखते हुए स्टालिन ने कृषि क्षेत्र में भारी बदलाव लाने की पहल की। इसके तहत किसानों से कहा गया कि वे अपने खेतों को मिलाकर विशाल सामूहिक फार्म बनाएं ताकि बड़े पैमाने में खेती की जा सके और खेतों में मशीनों व अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा सके। अधिकांश छोटे और मध्यम किसान इसके लिए तैयार हुए, मगर ज़्यादातर बड़े किसान और कुछ मध्यम किसानों ने इसका विरोध किया। तो सामूहिक फार्म बनाने के लिए जो छोटे किसान थे उनको मुख्य रूप से कहा गया कि आप जो है अपने छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक सामूहिक फार्म बनाइए और वहाँ पे जो है नई तकनीकी की आधुनिक मशीनों के द्वारा जो है उनको बड़े पैमाने पर खेती की जाएगी। इसके लिए छोटे किसान और कुछ मध्यम वर्ग के किसान तो तत्काल तैयार हो गए, लेकिन जो ऐसे मध्यम वर्ग के किसान थे जो कुछ ज़्यादा धन संपन्न थे और जो बड़े किसान थे वो इसका विरोध करने लगे। विरोध करने वालों पर जोर जबरदस्ती की गई और वो लाखों की संख्या में गिरफ्तार किए गए, काला पानी भेजे गए या मार डाले गए। इस जोर जबरदस्ती के कारण कुछ वर्ष रूस की कृषि संकटग्रस्त रही। फलस्वरूप 1932 से 34 के बीच भीषण अकाल पड़ा और लाखों लोग भुखमरी के कारण मारे गए। लेकिन 1936 तक कृषि समूहीकरण पूरा हुआ और रूस में निजी खेती लगभग समाप्त हो गई। 1937 के बाद रूस का तेजी से विकास हुआ और वह औद्योगिकीकरण का फायदा उठाते हुए अपनी उत्पादकता को तेजी से बढ़ा सका। तो अब जो है समाजवादी होने के कारण रूस में प्रत्येक जो नियम था उसको मानने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती बाध्य किया जाने लगा और इसका जो है सबसे पहला असर किसानों के ऊपर दिखा कि जो किसान समूहीकरण की खेती को अमान्य कर रहे थे, भले ही वो लाखों की संख्या में हों, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कईयों को काला पानी भेज दिया गया और कईयों को मार भी डाला गया, है ना। मतलब नियम को मानना है यह उनके ऊपर एकदम जोर ज़बरदस्ती से लागू किया गया। आखिरकार उनको नियम को मानना पड़ा और समूहीकरण को जो है पूरा करके फिर रूस में विकास में तेजी आई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के लिए धन कहाँ से मिला था? क्या औद्योगिकीकरण के लिए अन्य किसी स्रोत से पूंजी मिल सकती? तो ब्रिटेन में जो औद्योगिकीकरण के लिए मुख्य रूप से धन मिला था वो उनको उपनिवेशों से प्राप्त हो रहा था। जानते हैं आप लोग कि भारत भी क्या था? ब्रिटेन का ही ये उपनिवेश था। साथ ही उनके स्थानीय खनिज संसाधन आदि भी थे और ब्रिटेन के लोग जो है व्यापार भी कर रहे थे, वहाँ से भी उनको धन प्राप्त हो रहा था। कृषि के विकास के लिए क्या बड़े जोतों की आवश्यकता है? अगर छोटे जोत हों तो उनमें मशीनीकरण में क्या समस्या आती है? जो छोटे जोत होते हैं उनके कम क्षेत्रफल होने से जो किसान होते हैं उनको मशीनें
उपलब्ध कराने में और उनके आय व्यय को संभालने, मतलब जो उनके मशीनों को रख रखाव के ऊपर व्यय होता है उसको संभालने में परेशानी होती है। जबकि बड़ी जो होती है, अगर उसको मतलब समूहीकरण करके और खेत को जोता जाए तो वहाँ पे जो मशीन है अगर उसका मेंटेनेंस सरकार भी कर रही है तो उसको जो है संभाला, उसके खर्च, आय व्यय के खर्च को जो है सरकार आसानी से संभाल सकती है। रूस में बड़े किसानों ने सामूहिक फर्म का विरोध क्यों किया होगा? क्योंकि उनके पास में पहले से ही पर्याप्त ज़मीन है और अगर उनकी जो ज़मीन है उसको सामूहिक फर्मों में शामिल किया जाएगा तो सामूहिक फर्म से जो बनने वाली हिस्सेदारी है वो सब में बराबर बटेगी। इससे जो है अपनी बड़ी ज़मीन को उन सामूहिक फर्मों में सम्मिलित करा के उनको जो है आर्थिक घाटा होगा, इसलिए जो है उन्होंने विरोध किया था। क्या सामूहिकरण किसानों की सहमति से धीरे धीरे किया जा सकता था? नहीं, किसान जो ज़्यादा ज़मीन वाले बड़े किसान थे वो जो है इसके लिए आसानी से कभी भी सम्मिलित नहीं होते, तो उसको धीरे धीरे नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर जो है जो विधि उन लोगों ने अपनाई थी वही उस समय सरकार के लिए उचित रही होगी। क्रांति के बाद सोवियत रूस के विकास को लेकर काफ़ी विवाद रहा और उसके विरोधाभासों पर कई इतिहासकारों ने ध्यान आकृष्ट किया। एक और पहली बार इतिहास में अभिजात्य भूस्वामियों, पूंजीवादियों, व्यापारशाही व शाही दरबार के बिना गरीब मजदूर व किसानों ने एक नए समाज की रचना की। इस समाज में सभी को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की जरूरी सुविधाओं की पहुंच समान रूप से बनी। बेरोजगारी लगभग समाप्त हो गई और सबको काम मिला। 1929-32 के बीच पूंजीवादी देशों में जो भीषण आर्थिक मंदी आई उसका रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त हुआ, निरक्षरता में भारी कमी आई और सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें विषयों की पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक श्रम द्वारा उत्पादन कार्य पर भी जोर दिया गया। रूस के अधिकांश पड़ोसी देश जो पूंजीवादी थे लगातार इसी प्रयास में रहे कि वह सफल ना हो और रूस के विकास में तरह तरह की बाधाएं डालते रहे, लेकिन इसके बावजूद सोवियत रूस अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सका और 1940 तक एक आधुनिक शक्ति के रूप में उभरा। लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था सोवियत रूस में बनी उसमें बहुदलीय प्रणाली की जगह एक साम्यवादी दल को भी मान्यता प्राप्त थी। इस कारण लोगों के सामने राजनीतिक विकल्प मौजूद नहीं थे। इसके अलावा वहाँ शासन की आलोचना तथा वैकल्पिक सोच प्रस्तुत करने पर भारी रोक लगी थी और अक्सर शासन की नीतियों के विरोध करने वाले, चाहे वो साम्यवादी दल के क्यों न हो, देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता था और मार डाला जाता था। इस तरह जहाँ एक और गरीबों की राजनीति में भाग लेने का मौका मिला, उसके पास विकल्प न होने के कारण लोकतंत्र का पूरा विकास न हो पाया। तो जो वहाँ की सरकार थी, भले ही वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की सरकार थी और साम्यवादी थी, किंतु सरकार के विरुद्ध बोलना जो है रूस में बिल्कुल भी, वहाँ के साम्यवादी शासन में बिल्कुल भी अलाउ नहीं था और ऐसा करने वालों को देशद्रोही कहकर उनको सज़ा दी जाती थी। तो इस कारण जो है यह जो कार्य था वह लोकतंत्र के अधिकारों का हनन था। सोवियत क्रांति का पूरे विश्व पर गहरा असर पड़ा। दूर दराज के देशों में और खासकर उपनिवेशों में स्वतंत्रता और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वालों को इससे प्रेरणा मिली और वो भी रूस की राह पर चलने का प्रयास करने लगे। रूस की साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन बनाया गया और हर देश में उस तरह की पार्टियों का निर्माण हुआ। इसके आंदोलन के दबाव में हर देश में मजदूरों के कल्याण व किसानों को जमीन का अधिकार देने के लिए कानून बने और ठोस व्यवस्थाएं बनी। तो जो रूस की साम्यवादी पार्टी थी, उन्होंने रूस को जारशाही से मुक्त करा लिया और वहाँ के गरीबों को भरपूर रोजगार मिल गया। रूस पूरी तरीके से आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस चीज़ को देखकर उस समय जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे उनमें खासकर इस चीज़ का बहुत जो है बड़ा उदाहरण माना गया और वहाँ भी उनको भी क्रांति करके और आज़ाद होने के लिए, स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जो है प्रेरणा
मिलने लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी